हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से जो भी टॉपिक्स आएंगे जनरली वो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे। उसके अंदर से अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हम उसको देख लेंगे एक बारी। लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जो भी डिस्कशंस हमारी बाकी रह गई हैं दे विल बी विद रिस्पेक्ट टू मेंस ओनली। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड डिस्कशंस ही होंगी। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर मिसली। इसको मैं कहता हूँ जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, अब जो टॉपिक्स आते हैं अब मैं इनको कहता हूँ कि मिसलेनियस टॉपिक्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। शुरू में हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक था। जब इसको हटा दिया गया 1978 में थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट जनता पार्टी के द्वारा, तब से ये लीगल राइट बन गया। तो अभी इसकी प्रेजेंट पोजीशन है क्या, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो नागरिक कैसे एंजॉय कर पाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ओरिजिनली जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो उन अधिकारों में से, उन मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार था विच कॉन्स्टिट्यूटेड आवर फंडामेंटल राइट्स। और ऐसे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन थे। उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है, इट वॉज, हाँ, ये इसके बारे में बात कहाँ होती थी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31। प्रॉपर तरीके से आर्टिकल 31 का ये पार्ट था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है वो गारंटी करता है हर एक सिटीजन को कि हर एक नागरिक जो है उनके पास ये अधिकार है डेट दे कैन एक्वायर, दे कैन होल्ड एंड दे कैन डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी जो उनके पास है। ठीक है, प्रॉपर्टी जनरली 2 तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर जो बात होती है वो प्रॉपर जमीन की बात होती है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन 31 की जब आर्टिकल 31 हटी गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, तो ये वाली डिबेट खत्म हो गई। हालांकि अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहा, फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा, राइट तो है। अब हम देखेंगे कि कैसा राइट है। जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ तो हमने देख लिया, लेकिन ये जो आर्टिकल 31 है जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से एक मौलिक अधिकार था 1978 से पहले, 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, ये गारंटी करता है हर एक नागरिक को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, कि उसके पास राइट है, राइट अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसको उसके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं करा जा सकता, डिप्राइव नहीं करा जा सकता। ये प्रोवाइड करता था ये वाला आर्टिकल, दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बस ये जो चीज़ डाल दी गई थी ना, इसी के तहत बस सरकार ने ये सोचा कि हम लोगों की प्रॉपर्टी ले तो सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेप्ट है ना, ये एक एक्सेप्शन है, ये किंतु परंतु है। और हम इसकी भाषा को चेंज कर कर कुछ इस प्रकार से चेंज करते हैं कि भाषा तो चेंज होगी, जो भी हम एक लॉ बनाएंगे उसके अंतर्गत उस भाषा की टोन हम ऐसी रखेंगे कि वो टोन इसको खींच लेगी 7 मौलिक अधिकारों में से, और सिर्फ 6 रहेंगे जनता के पास और इसको खींच लिया जाएगा। तो एक टसल चली थी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में इसको रखा गया कि नहीं रखा गया। केसेस भी काफ़ी आए थे, जैसे हम तो सिर्फ एक ही जानते हैं, केशवानंदा भारती केस। लेकिन केशवानंदा भारती केस से पहले 6 साल पहले केस आया था 1967 में। कोई नाम बता सकता है मुझे उसका? गोलकनाथ केस ये आया था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के अंदर। फिर आता है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, इट एम्पावर्ड द स्टेट, इसने स्टेट को एम्पावर करा था, स्टेट मतलब नेशन स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, टू एक्वायर या रिक्विजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन 2 कंडीशन। किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी से आप उसको वंचित कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, 2 कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। आप ये प्रूव कर दो कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी ली जा रही है पब्लिक पर्पस के लिए जा रही है, वहाँ से रेलवे ट्रैक निकालना मस्ट है, मेट्रो बनाना मस्ट है, ये फ्लाईओवर निकलना मस्ट है। दूसरा, आपने ये पब्लिक पर्पस तो कर दिया, लेकिन इससे पर्सन का क्या लेना देना? हमारी प्रॉपर्टी को ऐसे चीज़ तो हम कहें भाई मैं जनता की भलाई करने थोड़ी ना निकला हुआ हूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्यों 200 करोड़ की देश की आबादी है उनकी छीनो, मुझे नहीं करनी जनता की भलाई, मत बनाओ फ्लाईओवर, मेरे से पूछकर बना रहे हो क्या? लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड अमाउंट टू द ओनर। ये मिलनी चाहिए। ठीक है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ है, तो
राइट टू प्रॉपर्टी जो एज अ फंडामेंटल राइट है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है सारे मौलिक अधिकारों में से। ये वाला अधिकार जो रहा है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। इसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बोला, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हमें काफ़ी सारी कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिली थी लेट 1960s एंड अर्ली 1970s की डिकेड से ही। ठीक है, इसी कंट्रोवर्सी की वजह से और टसल की वजह से जो कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में हमें देखने को मिलती है, बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, संवैधानिक संशोधन आए, जैसे पहला अमेंडमेंट 4th, 7th, 25th, 30th, 39th, 40th एंड 42nd। ये हम सारे के सारे देख चुके हैं इनिशियल लेक्चर्स के अंदर। आप भी इनको एक बार देखना, मैंने सारे के सारे पढ़वाए थे। मयूर याद है ना, इनिशियल चैप्टर्स के अंदर एक ही बार मैंने दिखा दिए थे, मैंने फिर बोला था बार बार नहीं देखेंगे हम इनको। ठीक है, थ्रू दीज अमेंडमेंट्स आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C ऐड करे गए थे और इनको टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी करा गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो भी अफेक्ट है ना, इन अमेंडमेंट्स को नलीफाई करने के लिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उनके इंटेंशन के पार्लियामेंट जो भी लॉ लेकर आता था ना 1970s के टाइम पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता था। तो ये आर्टिकल्स सरकार लेकर आई, इंदिरा गांधी की सरकार, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, ताकि इन लॉज को प्रोटेक्ट करा जा सके कि ये फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रीच भी करे ना, अगर उसको कॉन्ट्रोवीन भी करे ना, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी हो रहा है ना, तो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हिंदुस्तान में चैलेंज ना करा जा सके। ज़्यादातर जो लिटिगेशंस जो गई कोर्ट के अंदर, वो एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द सेंटर्ड थी। क्या थी? कि स्टेट की ऑब्लिगेशन होनी ही होनी चाहिए कि अगर वो किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनते हैं तो पर्सन को कंपनसेशन 100% मिलनी ही मिलनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या? 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का आता है, इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, ठीक है, अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को रिपील कर और आर्टिकल 31 को भी निकाल दिया गया फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड जब इसको निकाला गया तो कुछ चीज़ इसके रिप्लेसमेंट में डाली गई होगी। तो जो एक्ट है, इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल जो कि था आर्टिकल 300A, और इसको डाला गया पार्ट 12 के अंदर, और यहां पर इसको नाम दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बोला गया इसके अंदर आर्टिकल 300A अंडर पार्ट 12 के अंदर? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब इसको मौलिक अधिकार से निकालकर यहां पर ये चीज डाल दी गई, सेम टोन, सेम लैंग्वेज, सारी चीजें। तो राइट टू प्रॉपर्टी है वो यहां पर जब डाल दिया गया सेम लैंग्वेज, और उससे फिर यार ये इधर से पार्ट 3 से उठाकर पार्ट 12 में जो पटका गया, आर्टिकल 31 से 300A बना दिया गया, लैंग्वेज तो सेम है, तो इधर से उधर उठाकर इसको पटका जा रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करा जा रहा है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि अब ये मौलिक अधिकार ना रहकर अब ये लीगल राइट बन गया, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हो। लेकिन अब ये किसी भी प्रकार से इट नो लॉन्गर रिमेन्ड अ फंडामेंटल राइट, और इसको ऐसा भी माना गया कि फंडामेंटल राइट सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। जब इसको वहाँ से खींच ही लिया गया है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जैसा कि ये डिबेट उठी थी केशवानंदा भारती केस में और गोलकनाथ केस में। राइट टू प्रॉपर्टी जो अब एक लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट जब हुआ करता था, अब उसकी मर्यादा और उसकी पावर और उसकी जो इज्जत है ना, अब वो कैसे बदल गई है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको जानते हैं। कि जब ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, वहाँ की जर्नी से लेकर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बनना, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं। अब ये है, अब इसको रेगुलेट करा जा सकता है। रेगुलेट इस वजह से करा जा सकता है कि पहले तो इसको छूने की बात भी नहीं कोई कर सकता था, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। लेकिन अब इसको रेगुलेट करा जा सकता है, ये इंटेंसिटी में कम करा जा सकता है, पर्सन को इससे वंचित करा जा सकता है, ये मॉडिफाई करा जा सकता है। और इसके लिए अब क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ का पार्ट बन चुका है, ऑर्डिनरी लॉ का पार्ट है पार्लियामेंट के द्वारा, जब इसको यहाँ पर डाल दिया गया, तो इसके लिए स्पेशल तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइक 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 लाने की बार बार जरूरत नहीं है। ऐसा अगर ये चीज़ अभी भी होती ना, तो दिल्ली या कहीं पर भी आजकल जो मेट्रोस का जो प्लान आया था या जो आ रहा है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि हर कोई पर्सन जो है, आप बताओ अगर मयूर, अगर ये कंटिन्यू रहता राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, दिल्ली में कभी मेट्रो आ पाती है ना? सारे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, मेट्रो नहीं आ पाती, लेकिन कैसे भी करके, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद
जब कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो पाता, मतलब अर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम सोच भी सकते थे कि मतलब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा होता, बताओ? नहीं, है ना? उसके बाद लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ के किंतु परंतु होते हैं, नथिंग एग्जिस्ट इन टोटली वाइट और टोटली ब्लैक, एवरीथिंग इज इन ग्रे। अगर यहाँ पर अच्छी बात है तो बुरी बात ये भी है फिर शाइनी, है ना, कि जो न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं कि ट्राइबल लैंड्स को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि मूर्ख समझती ना सरकार ट्राइबल्स को कि वो कोर्ट जाकर जाते ही नहीं है पावर को वगैरह अपनी, तो वो क्या ही कर लेंगे, सालों तक लफाफा लिटिगेशन चलती रहेगी। और फिर देखो हम ये बोलते हैं कि कोर्ट चले जाओ, लेकिन अर्पित एक बात बताओ, ट्राइबल्स तो कुछ कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं देखा, तो वो कोर्ट कैसे चले जाएंगे, कौन उनका केस लेगा? ये बोलना बहुत आसान है। गिने चुने अगर कुछ लोग कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट को उनको इंसाफ मिल गया, हम लेकिन मयूर ये कतई नहीं कह सकते आज के भारत को देखते हुए कि 200 करोड़ की आबादी के लिए सबके लिए आसान है कि वो कोर्ट जाकर मतलब इंसाफ मांग कर आ जाए। बताओ, पढ़े लिखे लोग, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से प्रॉपर प्रोसीजर पूछूं ना कि एक पीआईएल कैसे फाइल करी जाती है, आई कैन गारंटी आप में से किसी को नहीं पता कि पीआईएल फिर कैसे फाइल करी जाती है। प्रॉपर इसका होगा क्या कि अगर आपको कल सुबह कोर्ट जाना है तो आप करोगे क्या पीएल फाइल करने के लिए, किससे मिलोगे, क्या होगा, कैसा क्या होगा प्रोसीजर? आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे वकील बता देगा। इतनी ही नॉलेज है बस हमारे देश में लोगों को। बताओ मयूर, सही क्या गलत? हम किसी वकील से मिलेंगे, वकील बता देगा, हमारा काम नहीं है ना? ये चीज़ है। तो इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ये भी है, इससे एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि सरकार ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से कोई एक कानून ले आए कि जिसमें ये बोला जाए कि हिंदुस्तानी के सारे घर जो हैं 10-10 गज जो है वो पीछे करे जाएं, कुछ भी ऐसा करा जाए, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, तो लेजिस्लेटिव एक्शन से आप नहीं बच सकते, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बच सकते हो कि सरकार ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ वॉल्यूशन, अगर अब तो इलीगल राइट है, तो क्या ये वॉलेट हो सकता है? अगर इनका वॉल्यूशन हुआ तो एग्रीव्ड पार्टी, बस ये चीज़ है कि अब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, नॉर्मल कोर्ट जाओ, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर डिस्प्यूट आपको पता ही है केसेस अटके रहते हैं। पहले आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था अंडर आर्टिकल 32। अब ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्सन अगर चाहे तो वो हाई कोर्ट जरूर जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट आप जा सकते हो। उसके बाद नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्यूजिशन और रेक्यूजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। ये एक गलत चीज़ है। बस कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन गारंटीड मान लो जितनी होनी चाहिए। हालांकि इसका देखो, ये लाइन लिख देने का मतलब अपसेट होना नहीं होता। अब ऐसे तो कल को आप सोचो कि हमारे घर में चलिए और वो बोले सरकार के आपको ये घर खाली करना है और हम एक्वायर कर रहे हैं और कोई कंपनसेशन भी मिलेगी। देखो, पूरा प्रॉपर्टी जिस जिस एरिया की हर एक लैंड की वैल्यू होती है, उसको लैंड रिकॉर्ड्स में नाप तोल कर उसकी एक वैल्यू फिक्स करी जाती है और वो वैल्यू पकड़ाई ही जाएगी जनता को, वरना सबको पता है कि ये जो है कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन ये गारंटीड राइट टू कंपनसेशन का यहाँ पर मतलब ये है, इसके लिए टोन कोई आपको नेगेटिव नहीं पकड़नी है। आप कल को ये कहो, जैसे ये कल को राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट था। अब फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। भैया आप ये कह रहे हो मुझे मंजूर नहीं है, मैं 2 करोड़ में लूँ, मैं 2 करोड़ में बेचूंगा इसको, मुझे नहीं बेचना इसको 2 करोड़ में, मुझे 200 करोड़ चाहिए, इसके लिए 20 करोड़ चाहिए। अब आपने ये जो बार्गेनिंग का जो राइट है ना, ये कर लिया है, आपके पास चला गया है। अब आप नहीं मांग सकते मुंह मांगी रकम, जितनी सरकार दे रही होगी वही चीज़ है आपके पास। अब एक गारंटीड राइट टू कंपनसेशन नहीं है। ये समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनसेशन नहीं मिलती है, कहीं से भी खदेड़ के भगा दिया गया। फिर ऐसे तो फिर अगर सरकार, एक बार बताना चलो, सरकार अगर इसको फॉर ग्रांटेड ले लेती तो मयूर सरकार के आराम से बैठी होती है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सबको यही रिपोर्टें आ रही होती है। करंट अफेयर का एक नया मुद्दा बन गया होता कि कुछ लोग जो साल 2020 के कंपैरिजन में 2022 में कितने लोग सड़कों पर आ गए सरकार के इस कदम की वजह से, बताओ, है ना? इसकी थोड़ी सी यहाँ पर टोन गलत है जो यहाँ पर लिखा हुआ। हाँ ठीक है, क्योंकि आप अब मतलब यहाँ पर ये कुल मिलाकर बात ये इसकी चाइनीज की टोन को गलत मत ले जाना। मतलब मुंह खोलकर पर्सन अब रकम नहीं मांग सकता, बात ये, ठीक है। उसके बाद दो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पार्ट 3 के अंदर है, इसको एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन पार्ट 3 स्टिल कैरीज 2 प्रोविजन जो कि एक गारंटीड राइट टू कंपनसेशन दे देता है हमें। फिर भी देखो,
ये लीगल राइट जो बन गया ना राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत तो ये वाला जो टोन है ना ये नेगेटिव ही है भाई। स्टेट को तो अगर ये हवा लग जाती ना तो हर कोई हिंदुस्तानी अभी घर के बाहर रोड पे ही नजर आता और वो प्रॉपर्टी बनाने का कोई सोचते नहीं कभी भी हिंदुस्तान में। लेकिन मौलिक अधिकारों के अंदर आज भी ऐसे दो प्रोविजन हैं दोस्तों जो कि गारंटीड राइट टू कंपनसेशन देते हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई या छीन ली गई है प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा, तो आपके पास दो केसेस, दो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी। कब? जब स्टेट एक्वायर करे आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करे किसकी? अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है इट हैज द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां पर तो देने ही पड़ेगा आपको। आप बेचने को तैयार नहीं हो भाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, नहीं भाई मेरे को नहीं बेचना, यहां पर आपके पास है अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर और कंपनसेशन मांगने की दम रखते हो आप, मतलब कट टू कट बात करोगे आप चेहरे से चेहरा मिलाकर। दूसरा, व्हेन स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, जिसमें खुद वो खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, उसकी निगरानी के अंदर है। जरूरी नहीं खेती बाड़ी हो, पर्सनल कल्टीवेशन मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेशन क्रॉप्स की बात हो रही है, वो उसकी निगरानी के अंदर हो, पर्सन वहाँ पर खुद रह रहा है और उससे ज़मीन से कोई उसको रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कोई आमदनी प्राप्त हो रही है जो कि वाइट कॉलर है बिजनेस, वो धांधलेबाजी या दो नंबर का पैसा नहीं आ रहा उस ज़मीन से। एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स, ये वाला राइट हमें काफ़ी कुछ दे देता है। मतलब ये कहने का मतलब, इस लाइन का पूरा मतलब पता है क्या है मयूर? जिसका घर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बन रखा है, उसने ना बालकनी आगे बढ़ाई है, ना छत आगे बढ़ाई है, ना कुछ आगे है, ना कमर आगे पीछे है, जितने गज एलोकेटेड है, जितने की रजिस्ट्री है पूरी की पूरी उसी के अंतर्गत बना रखा है, ये है इसका मतलब। और ये वाला राइट बचा लेता है लोगों को। सिर्फ आर्टिकल 31A के पास ये वाली पावर है। देख रहे हो सुगंधा दमदार है कि नहीं यार? पे बताओ, इन सारी बातों में तो बाकी सारे तो फीके हैं, मतलब फीकी बातें कर रहे हैं भाई। अर्पित बताना जरा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कितने के पास ही होंगे बताना देश में? गिने चुने लोग, मुट्ठी भर से भी मुट्ठी भर लोग, है ना। लेकिन ये जो 31A है कि जब स्टेट एक्वायर करे एक लैंड एक ऐसे पर्सन का जिसमें पर्सन खुद रह रहा हो, वो उसका मालिक हो, वो उसकी ज़मीन हो, और जो ज़मीन जो है ना उसके पास मयूर, तो वो ना कानून के दायरे के अंदर पूरी की पूरी आती है। कोई कभी एमसीडी ने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उनका गज आगे नहीं है, बालकनी आगे नहीं है, कभी उन्होंने अपने जितनी भी एलोकेटेड प्रॉपर्टी की ज़मीन है, जितनी की रजिस्ट्री है, उससे आगे कभी कुछ नहीं करवा रखा, और कभी कोई नोटिस नहीं मिल रखा है इस चीज़ के लिए। ये जो फर्स्ट प्रोविजन है, इसको जब खींचा गया था ना राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये तोहफा भी डाल दिया गया था। और जो सेकंड प्रोविजन है इसको तो, क्योंकि ये मौलिक अधिकार ऑलरेडी, मतलब ये पहले था जब ये राइट टू प्रॉपर्टी चलता था, तो ये 17th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दिया गया था 1964 में ही। 31 को खींच लिया गया था, लेकिन 31A को नहीं खींचा गया था, क्योंकि ये देखा गया था कि अगर ये नहीं होगा ना तो इसको खींचने की कोई तुकी नहीं बनती थी अर्पित। यार सबको पता था बेवकूफ़ी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर पर्सन कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा ही नहीं फिर, या कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट में और केसेस चलते रहेंगे बेफालतू के अंदर। और फिर वैसे ही एक टसल चल रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, है ना, तो नल एंड वॉइड हो जाता फिर बेफालतू के अंदर। फर्दर आर्टिकल 31A, 31B और 31 जो C है ना, दे हैव बीन ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट से अलग है, इनको एक एक्सेप्शन के तौर पर मतलब इनका स्टेटस मेंटेन करा गया है। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं ना फंडामेंटल राइट के, आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ये मेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन यूपीएससी ने इसी के तहत 2018 में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन डाल दिया था। इसलिए मैं आपसे कहता था जनरली ये टॉपिक मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में एक्सेप्शंस क्या हैं, क्या किंतु परंतु हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।